हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडी ओथेलो की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा प्ले ओथेलो। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस। इस प्ले को लगभग 1603 में लिखा गया था और इस प्ले की सेटिंग रखी गई है वेनिस में। ये प्ले बेस है इटली के सिंथियो के अन कैपिटानो मोरो। ये एक इटालियन फ्रेज है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अ मोरिश कैप्टन। इस प्ले में बहुत सी थीम यूज की गई हैं जैसे लव, जेलसी, रेसिज्म एटसेट्रा। तो दोस्तों, इस प्ले को जानने से पहले थोड़ा इसके कैरेक्टर को जान लेते हैं और इसके कैरेक्टर के सहारे से ही प्ले को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है ओथेलो। ये वेनिस की सेना में एक जनरल की पोस्ट पर है। काफ़ी बहादुर है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डेस्टिमोना का। इस प्ले की हीरोइन की अगर बात करेंगे तो वो डेस्टिमोना है। वेनिस के कमांडर बारबेंशियो की बेटी है और ओथेलो की वाइफ है। तीसरा कैरेक्टर है इयागो। इयागो ओथेलो की आर्मी में एक कैप्टन की पोस्ट पर काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट बनना चाहता था लेकिन बन नहीं सका। तीसरा कैरेक्टर है कैशियो का। कैशियो भी ओथेलो की आर्मी में एक कैप्टन है और बाद में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। एमिलिया है। एमिलिया डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट है और इयागो की वाइफ है। बियांका ये कैशियो की जो है बिलाउड है और एक प्रोस्टिट्यूट भी है। रोड्रिगो वेनिस के एक नोबल पर्सन है और आखिर तक हम इनको देखते हैं कि ये वन साइड लव रखते हैं, यानी डेस्टिमोना से वन साइड लव रखते हैं और उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च भी करते हैं और आखिरकार इयागो की जाल में फंसकर मारे जाते हैं। बारबेंशियो डेस्टिमोना के फादर हैं और वेनिस के एक बड़े कमांडर हैं। ग्रेशियानो बारबेंशियो का भाई है और मोंटेनो, इसका रोल आएगा मोंटेनो का थोड़ा। मोंटेनो साइप्रस के गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये लगभग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने कर लिए हैं। अब प्ले को शुरू कर लेते हैं। ये प्ले शुरू होता है इयागो की जेलसी को लेकर। ठीक है, इयागो की जेलसी को लेकर प्ले शुरू होता है और यहाँ पर इयागो अपनी जेलसी की बात कर रहा है रोड्रिगो से। प्ले जो ओपन होगा, जो स्टार्ट होगा प्ले, वो शुरू होता है इयागो और रोड्रिगो की बातों से। ठीक है, ये दोनों बात कर रहे हैं जिसमें इयागो अपनी जेलसी को रोड्रिगो को बता रहा है कि किस तरह से वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा एक्सपर्ट था, ज़्यादा सीनियर था कैशियो से, लेकिन फिर भी ओथेलो ने इयागो की जगह कैशियो को लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है। ठीक है, उधर रोड्रिगो मैंने बताया था कि वन साइड प्यार करता है डेस्टिमोना से, तो वो भी इयागो को कह रहा है कि किसी भी तरह इयागो डेस्टिमोना को उसके लिए तैयार करे। ठीक है, तो यहाँ इयागो उसको दिलासा देता रहता है और कहता है कि इस काम को करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। रोड्रिगो काफ़ी जो है अमीर रिच पर्सन है, एक नोबल पर्सन है, वो उसको पैसे देता रहता है। ठीक है, समय समय पर वो उसको पैसे देता रहता है। ये एक सीन हुआ। यहीं से जो है प्ले शुरू होता है। अगर आता है कि प्ले कहाँ से शुरू होता है तो वो रोड्रिगो और इयागो की बातों से शुरू होता है। दूसरी ओर ओथेलो का जो लव अफेयर चल रहा है वो चल रहा है डेस्टिमोना से। ठीक है, डेस्टिमोना को ओथेलो लेकर भाग जाता है और इसकी खबर, ओथेलो के भाग जाने की खबर इयागो जाकर डेस्टिमोना के फादर बारबेंशियो को देता है कि देखिए किस तरह से आपकी बेटी एक मूर के साथ भाग गई। ठीक है, यहाँ मोर को समझना भी ज़रूरी है। मोर एक अफ्रीकी टाइप होते हैं जिनको हम लोग हबशी कहते हैं। ठीक है, तो इयागो भड़काता है बारबेंशियो को कि आपकी बेटी तो एक मोर के साथ में भाग गई है। बारबेंशियो ढूंढते हैं लेकिन डेस्टिमोना कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी ओर इयागो फिर ओथेलो के पास जाता है और कहता है कि देखिए आपके खिलाफ जो बारबेंशियो को पता चल चुका है कि आप उसकी बेटी को लेकर चले गए हैं, तो आप ज़रा ध्यान रखिए।
यानी दोनों तरफ इयागो की जो चाल है ना, इतना बड़ा विलन दिखाया है इयागो को कि शेक्सपियर ने किसी और प्ले में ऐसा विलन नहीं दिखाया। हर जगह चाल चलता है, हर बंदे को अपने जाल में फंसाता रहता है। इधर बारबेंशियो को इसने जो है भड़का दिया, उधर ओथेलो को भी भड़का रहा है कि वो तो बारबेंशियो तो आपको ऐसे ऐसे कह रहा है, ठीक है। अब बारबेंशियो क्या करता, क्योंकि वो तो एक कमांडर है, सीनेटर है वहाँ की कोर्ट में, ठीक है। तो सीनेट में चला जाता है, वहाँ के ड्यूक से कहता है कि देखिए ओथेलो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, नोबल पर्सन है, लेकिन किस तरह का उसने काम किया कि मेरी बेटी को काले जादू के जाल में फंसाकर भगा कर लेकर चला गया। ड्यूक काफ़ी इन्फ्लुएंस है ओथेलो की बहादुरी को लेकर, और जिस तरह के वो सेना में फैसले लेकर अपनी सेना को जीत दिलाता है, उन चीज़ों को लेकर काफ़ी खुश हैं ड्यूक ओथेलो की तरफ से। खैर, बारबेंशियो के कहने पर ओथेलो को कोर्ट में बुला लिया जाता है। उनके साथ ही डेस्टिमोना भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब जो है ये केस चल रहा होता है। बारबेंशियो उस पर क्लेम करता है कि उसने काले जादू का सहारा लेकर मेरी बेटी को भगाया है। वहाँ पर ओथेलो भी अपनी सफाई देता है कि नहीं नहीं, काले जादू का तो कोई सहारा नहीं लिया गया था, बल्कि जब मैं तुम्हारे घर पर आता था तो मैं अपनी दास्तान सुनाता था, अपनी बहादुरी की दास्तान बताता था, तो उसी को लेकर डेस्टिमोना मेरे से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। और इस चीज़ की गवाही डेस्टिमोना भी कह देती है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं भगाया, ना ही मेरे पर कोई काले जादू का असर किया गया है, बल्कि मैं तो ओथेलो की बहादुरी को लेकर, इसकी हिम्मत को लेकर, है ना, इसका जो आर्मी में जिस तरह के ये फैसले लेकर अपने जीत दर्ज कराता है, जीत हासिल करता है, इन चीज़ों को लेकर मैं इससे प्यार कर रही हूँ और इससे शादी की है मैंने। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल डेस्टिमोना की जो एज है वो 18 साल है ना, और जो ओथेलो है वो इसकी उम्र का डबल है। अगर 18 है तो वो लगभग 36 साल का है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ये चल ही रहा होता है कि एक मैसेंजर ड्यूक की सीनेट में आ जाता है और कहता है कि हुजूर, इमरजेंसी में साइप्रस के लिए रवाना करना होगा, क्योंकि साइप्रस पर तुर्कों ने हमला कर दिया है। वो हमले के लिए आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी साइप्रस पहुँचने वाले होंगे। अब इस केस को यहीं पर रोक दिया जाता है और बारबेंशियो ना चाहते हुए भी इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लेता है ड्यूक के कहने पर। अब साइप्रस के लिए रवाना होना है, तो जनरल तो खुद ओथेलो हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं सैनिक मामलों में, तो ड्यूक इनको रवाना कर देता है। डेस्टिमोना भी वहाँ पर साइप्रस पर जाने के लिए बोलती है, लेकिन फ़िलहाल ओथेलो को बहुत जल्दी निकलना होगा, फ़ौरन ही निकलना होगा, तो ओथेलो तो फ़ौरन निकल जाता है और दूसरे शिप में इयागो, कैशियो और डेस्टिमोना और दूसरे लोग रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक सीन है वो आपको याद रखना है। जब ये लोग वहाँ, क्योंकि ओथेलो तो पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है, अब इनका शिप भी वहाँ जाता है। तो कैशियो, आपको ये जानना है कि कैशियो की जो हैबिट है, जो उसकी आदत है, उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी जो है अच्छा है, गुड बिहेवियर है उसका। तो जैसे ही वहाँ जाकर उतरते हैं शिप से, तो कैशियो डेस्टिमोना के हैंड को, उसके हाथ को किस कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर इयागो इस बात को नोटिस कर लेता है और वो ओथेलो को इस बात को बता देता है कि देखिए, कैशियो ने तो तुम्हारी वाइफ डेस्टिमोना के हाथ को ही किस कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो मैनुपुलेट नहीं कर पाता है ओथेलो को। ओथेलो कहता है कि नहीं, कैशियो की अच्छी आदत है, वो इस तरह की कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल उसने ओथेलो को ये चीज़ बता दी है। अब ये बीज बोया है उसने, है ना, क्योंकि उसको जलन है ओथेलो से, उसको जलन है कैशियो से, उसको जलन है डेस्टिमोना से, उसको बेवकूफ़ बनाना है रोड्रिगो का, उसको अब अपना मतलब सीधा करना है, सब लोगों के साथ में चाल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसने बीज बो दिया, एक छोटा सा बीज बो दिया ने, है ना। उसने कहा कि आपकी बीवी के हाथ को उसने किस किया है। ओथेलो हालांकि इंपोर्टेंस नहीं देता, लेकिन फिर भी इस बात का पता तो उसको चल गया, ठीक है। यहाँ बात को रोक देते हैं। साइप्रस से ये लोग जब पहुँचते हैं, सब लोग पहुँच गए हैं, तो वहाँ के जो गवर्नर हैं मोंटेनो, वहाँ के गवर्नर मोंटेनो हैं, वो वहीं पर खड़े हुए हैं और ये जो वहाँ पहुँचते हैं इनको बताते हैं कि किसी तरह से तेज़ तूफान का शिकार होकर, क्योंकि समुद्र में तूफान आया हुआ है, कि समुद्र के तेज़ तूफान का शिकार होकर तुर्कों की सेना समुद्र में ही गर्क हो गई, उनका बेड़ा गर्क हो गया है, डूब गए हैं सब लोग, ठीक है। तो
अब जंग भी नहीं हुई, जीत भी मिल गई, तो इस बात को लेकर ये लोग वापस आ जाते हैं वेनिस और जश्न मनाते हैं। एक अच्छा जश्न मनाने की तैयारी होती है। ओथेलो की चूंकि अभी पहली रात है, अभी अभी तो शादी हुई है इनकी, तो ये लोग अलग चले जाते हैं। ओथेलो डेस्टिमोना को लेकर चला जाता है और कैशियो को जिम्मेदारी दे जाता है कि तुम्हें मामले को संभाल कर रखना है, ठीक है। अब इस पार्टी में इयागो भी है और दूसरे लोग भी हैं। इयागो कैशियो को इतनी ज़्यादा शराब पिला देता है, इतनी ज़्यादा पिला देता है कि वो यहाँ पर उत्पात मचा देता है, ठीक है। उत्पात मचाता है और साइप्रस के गवर्नर मोंटेनो इसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैशियो किसी तरह से मोंटेनो को ही घायल कर देता है। अब मोंटेनो यानी गवर्नर को घायल होता देख इयागो खुद ही अलार्म बजा देता है, जिसको सुनकर फौरन ही ओथेलो आते हैं, मामले को शांत करते हैं और गवर्नर की ये हालत देखकर, यानी गवर्नर को जख्मी देखकर वो पूछते हैं कि किसने किया। इयागो कहता है कि हुजूर ये सब कैशियो ने किया है, ठीक है। कैशियो काफ़ी जो है माफ़ी मांगता है, काफ़ी अपना आप को शर्मिंदगी महसूस करता है कि सर मैंने ये शराब के नशे में किया है और मुझको शराब इयागो ने पिलाई थी। लेकिन गवर्नर चूँकि घायल हो चुके थे और इनको देखकर ओथेलो का गुस्सा इतना बढ़ा कि उसने फ़ौरन ही कैशियो को उसकी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया, ठीक है। पहले लेफ्टिनेंट बनाए गए थे, लेकिन अब उनको लेफ्टिनेंट के पद से हटा दिया। अब ये दूसरी चाल थी, पहली चाल उसने वहाँ पर चली, ठीक है। यहाँ पर बड़ी चाल उसने ये चली कि लेफ्टिनेंट के पद से ही उसको हटवा दिया, जो कि वो चाहता था कि कैशियो लेफ्टिनेंट के पद पर काम करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इयागो उससे सीनियर है, तो लेफ्टिनेंट के पद से उसको हटा दिया गया। अब कैशियो बेचारा शरीफ कैशियो वो खुद इयागो से ही मिलता है कि भाई मैं क्या करूं, मुझे तो इतनी शराब के नशे में था मैं, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। तो इयागो वहाँ भी नहीं चूकता, वो कहता है कि कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, थोड़ा सा जनरल गुस्से में है, ओथेलो गुस्से में है, तो आप एक काम करो, डेस्टिमोना को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे जनरल, तो तुम अगर उनसे अपनी बात को रख दोगे, है ना, डेस्टिमोना से रखो, ओथेलो से ना करके डेस्टिमोना से करो, और वो तुम्हारी बात ज़रूर ओथेलो तक पहुंचा देगी। उसकी बात समझ में आ जाती है और डेस्टिमोना पसंद भी करती थी कैशियो को, काफ़ी शरीफ था ये कैशियो। चला जाता है डेस्टिमोना के पास में, उस अपनी बात को रखता है, ठीक है। जैसे ही उस अपनी बात को रखता है, पीछे से इयागो जो है ओथेलो को लेकर पहुंच जाता है ना, डेस्टिमोना के घर के बाहर। अब ये अपनी बात को पूरा कर कर वहाँ से जैसे ही निकलता है कैशियो, तो इयागो इसको दिखा दे, ओथेलो को बताता है कि देखिए कि किस तरह से ये निकल कर जा रहा है, तुम्हारे यहाँ पर ये क्या कर रहा था, ठीक है। अब कैशियो की नज़र जब ओथेलो पर पड़ती है तो किसी तरह से कैशियो से बात नहीं कर पाता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इयागो ने उससे कहा था कि तुम्हें ओथेलो से बात नहीं करनी, उसने खुद से ही उससे कहा था, लेकिन फिर उसी चीज़ को अपना हथियार बनाता और कहता कि देखिए तुमसे भी बात नहीं की इसने, तो कैसे चुपचाप निकल कर चला गया। तो यहाँ पर दूसरी बार उसने जो है ओथेलो के दिमाग में, ओथेलो के माइंड में फिर एक शक का बीज बोया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बात को समझ जाता है ओथेलो के, हाँ कुछ ना कुछ तो है। और फिर तीसरी बात ये तब ज़्यादा उसके दिमाग में जाती है जब वो अंदर जाता है डेस्टिमोना के पास, और डेस्टिमोना जाते ही कैशियो को लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट करने के लिए कह देती है, और एक बार नहीं कहती बल्कि बार बार कहती रहती है। ओथेलो नज़रअंदाज करता है, लेकिन फिर भी डेस्टिमोना कहती है कि कर दीजिए बेचारे को, शराब के नशे में ही तो हो गया था, आदमी तो अच्छा है, ठीक है। तो इस बात को वो करती रहती है, हालांकि वो और इस तरह से बात कर रही थी, लेकिन ओथेलो को वही बात चल रही थी दिमाग में कि इनका अफेयर है, ठीक है। ये सीन यहाँ पर हो जाता है। दूसरी बात, एक जो इम्पोर्टेंट सीन आपको यहाँ पर याद रखना है, रुमाल वाला सीन याद रखना है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इसमें, हैंकरचीफ सीन जो है, ठीक है। अब इन बातों को लेकर, इयागो की बातों को लेकर और दूसरी जो शक के बीज उसके दिमाग में बोल रहे थे उनको लेकर ओथेलो इतना परेशान हो जाता है कि सर में दर्द रहने लगता है, दौरे पड़ने लगते हैं, परेशान हो जाता है, तड़पने लगता है, ठीक है। तो एक बार ये अपने घर पर आता डेस्टिमोना के पास, तो काफ़ी सर में दर्द था ओथेलो के,
ठीक है। डेस्टिमोना सर को सेकने, पानी से जो है सेकने की कोशिश करती है। एक रुमाल लेकर आती है, जो रुमाल कभी ओथेलो ने इसको अपने प्यार की निशानी के रूप में दिया था, ठीक है। लेकिन ये रुमाल छोटा होता है, नहीं आ पाता, तो उसको वो ऐसे ही नॉर्मली रख देती है वहीं पर, और दूसरा रुमाल लाकर उसके सर को सेकती है। अब इस रुमाल के पीछे ये किस्सा है, मैंने आपको बताया था कि एमिलिया डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट है। मेड सर्वेंट उनको बोलते हैं जो नौकरों में सबसे ऊपर होते हैं ना, जैसे कि एक मैनेजर होता है, तो नौकरों का जो मैनेजर होता है लेडी के लिए वो होती है मेड सर्वेंट, ठीक है। तो ये डेस्टिमोना के पास ही रहती थी, उसके साथ ही रहती थी। तो ये किसी तरह से उस रुमाल को वहाँ से हटा लेते, क्योंकि इयागो ने इस पर जोर दिया हुआ था कि किसी भी तरह तुम्हें उस रुमाल को उठा कर लेकर आना है वहाँ से। तो एमिलिया उसको नॉर्मली वहाँ से लेकर आ जाती है, ठीक है, बिना किसी चाल को समझे हुए लाकर इयागो को दे देती है, और इयागो किसी तरह से उस रुमाल को कैशियो के घर पर पहुँचा देता है, ठीक है। कैशियो इस बात को देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि यार ये रुमाल कहाँ से आया, लेकिन रुमाल चूंकि जनरल ने दिया हुआ था, काफ़ी खूबसूरत रुमाल था ये, तो उसने सोचा, कैशियो ने सोचा कि यार इतना खूबसूरत है तो क्यों ना मैं इसकी एक दूसरी कॉपी करा लूँ, ठीक है। दूसरी कॉपी के लिए जो इसकी ब्लाउड है बियांका काफ़ी अच्छे से कढ़ाई बुनाई का काम कर लेती है, बहुत ही अच्छे से, एक्सपर्ट मानिए आप उसको इन कामों में। तो वो उसके पास, बियांका के पास में रुमाल को लेकर चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो बियांका के पास में रुमाल को लेकर जाता है तो फिर उधर से इयागो जो है ओथेलो को लेकर बियांका के घर के पास ही पहुंच जाता है, और बाहर दोनों सुनने लगते हैं। इयागो कहते हैं कि सर सुनिए अंदर क्या बात चल रही है। कैशियो भी अंदर, कैशियो है और बियांका है, और घर के बाहर ओथेलो है और इयागो है। बियांका कहती है कि अरे रुमाल की मैं कॉपी तो कर लूँगी, लेकिन ये बताओ कि रुमाल कहाँ से आया तुम्हारे पास। वो कहता है कहीं नहीं, मेरे घर पे जो है कोई छोड़कर चला गया था इसको, तो मैं तो नॉर्मली इसको ले आया हूँ। तो वो कहती है कि बेटा नहीं, अब आपको ये जानना है कि वो प्रोस्टिट्यूट है, बियांका प्रोस्टिट्यूट है, और वो इन मामलों को हम आम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। प्रोस्टिट्यूट इन मामलों को एक आम आदमी से ज़्यादा जानती है, ठीक है। वो कहती है कि नहीं नहीं कैशियो, तुम झूठ बोल रहे हो, और ये तो किसी के प्यार की निशानी है, ये तो वो निशानी है जो किसी दूसरी औरत ने तुम्हें दी है, और तुम अब इसकी कॉपी कराना चाहते हो, ठीक है। तो वो इसको कॉपी करने से मना कर देती है। ये बात अंदर चल रही है, और बाहर ये लोग यानी ओथेलो को सुना रहा है इयागो। बाहर ओथेलो इस बात को सुन लेता है कि हाँ ये तो वाकई प्यार की निशानी देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका काम पूरा, इयागो की चाल पूरी हो गई। अब इयागो कहता है कि अब आप अपने घर जाओ और डेस्टिमोना से रुमाल के बारे में सवाल करो, तो पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाते हैं ओथेलो घर पर और डेस्टिमोना को कहते हैं कि आप रुमाल लेकर आओ, ठीक है। डेस्टिमोना बेचारी फिर रुमाल को ढूंढती है, लेकिन रुमाल कहीं नहीं मिलता। वो कहती है कि मैंने अभी तो उसको तुम्हारे सर को सेकने के लिए निकाला था, लेकिन कहाँ गया रुमाल। यहाँ से ढूंढती है लेकिन रुमाल नहीं मिलता, ठीक है। अब रुमाल नहीं मिलता, यहाँ पर पक्का हो जाता है कि वाकई डेस्टिमोना ने जो प्यार की निशानी कभी ओथेलो ने उसको दी थी, वही प्यार की निशानी कैशियो को दे दी है। इसका मतलब अब ये क्लियर है कि ये दोनों अफेयर में हैं, ठीक है। अब ओथेलो इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो लगभग डेस्टिमोना को त्याग देना चाहता है ना, उसको छोड़ना चाहता है, और ऐसे नहीं बल्कि उसको मार ही देना चाहता है। तो इस सीन को यहीं रख लेते हैं। ओथेलो का यहाँ पर जो है पूरा हो जाता है, ओथेलो का सीन, और इयागो की चाल भी यहाँ पर ओथेलो के साथ में पूरी हो जाती है ना। दूसरी ओर चलते हैं, जो रोड्रिगो का हमने जिक्र किया था, रोड्रिगो और जो इयागो, इनकी भी बार बार मीटिंग होती रहती हैं, बार बार मीटिंग होती रहती है ना। तो एक मीटिंग तो शुरू में ही जो प्ले शुरू होता है, तो जब ये लोग बात कर रहे थे, बीच बीच में मीटिंग हुई। एक मीटिंग होती है कि रोड्रिगो कहता है कि यार अब तो उसकी शादी हो गई है, वो तो भाग गई है ओथेलो के साथ में। तो इयागो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, भागने दो उसको, लेकिन जल्दी वो उससे, ओथेलो से ऊब जाएगी,
जल्दी ही ऊब जाएगी, बोर हो जाएगी, क्योंकि उसकी तो भी आधी उम्र है। जो उसने फैसला लिया है उसके साथ में शादी करने का, वो उसका फैसला जल्दी में था। तो परेशान मत हो, मैं ज़रूर डेस्टिमोना को तुम्हारे लिए राज़ी कर लूँगा और तुम्हारे लिए शादी करने के लिए तैयार कर लूँगा, ठीक है। अब दूसरी ओर चूंकि कैशियो को ओथेलो ने लेफ्टिनेंट पद से हटाया हुआ है, अब इयागो ने यह भी साबित कर दिया कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरह से कि कैशियो और डेस्टिमोना लव अफेयर में हैं। तो इयागो कहता है कि क्यों ना आप पहले कैशियो को ही निपटा लो, डेस्टिमोना का बाद में देखा जाएगा, पहले कैशियो को ही निपटाओ क्योंकि इसने बगावत करी आपके खिलाफ, ठीक है। तो इस बात से बड़े खुश होते हैं ओथेलो के, यार वाकई इयागो तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया बात करता है। तो वो कहते हैं कि इयागो देखो, कैशियो को मैंने पद से हटाया हुआ है, पद खाली है, पोस्ट खाली है, तो एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट बना देता हूँ और तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि तुम कैशियो को ही मार डालो, ठीक है। इसको लेकर इयागो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसको वो चीज़ मिल गई जो वो चाहता था प्ले के शुरू में, क्योंकि वो चाहता था, उसको पता था कि कैशियो उससे जूनियर है और वो पोस्ट तो उसी को मिलनी चाहिए थी इयागो को, तो वो उसको मिल गई, ठीक है। अब यहाँ भी चाल चलता है इयागो, ओथेलो ने मारने के लिए बोला है इयागो से, लेकिन यहाँ पर चाल वो दूसरी चलता है, ठीक है। वो क्या चाल चलता है, वो कहता है कि अब आपको पता है कि कैशियो बियांका के पास में जाता रहता है, वो उसकी बिलव्ड है, तो वो उसके पास होता है, यानी बियांका के पास में होता है कैशियो। तो इयागो रोड्रिगो से कहता है कि देखो, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि कैशियो को मारना होगा। अब रोड्रिगो बेचारा शरीफ आदमी है, वो कहता है कि ठीक है, इयागो जैसो कहता है कर लो। तो वो कहता है कि देखो यहाँ छुप जाओ अंधेरे में, ठीक है, और जैसे ही कैशियो वहाँ से वापस आएगा तो तुम उस पर हमला कर देना और उसको मार देना, और फिर बाद में मैं आ जाऊँगा, तुम हमला कर देना, बाद में मैं आ जाऊँगा और उसको मार देंगे। अब रोड्रिगो छुप जाता है। अब जैसे ही बियांका के पास से कैशियो निकल कर आता है तो रोड्रिगो उस पर हमला कर देता है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैशियो सेना में एक कैप्टन है, एक बहादुर सिपाही है और इसके साथ ही एक लेफ्टिनेंट है। तो जैसे ही रोड्रिगो उस पर हमला करता है, वो उस पर हमला करता नहीं, उसकी टांग पर हल्का सा हमला करता है, उससे पहले ही कैशियो रोड्रिगो पर ही हमला कर उसको घायल कर देता है। अब रोड्रिगो की आवाज़ को सुनकर इयागो आता है और कैशियो को वो मारता, इससे पहले ही वो रोड्रिगो को मार देता है। तो रोड्रिगो भी उसकी प्लानिंग का एक जो है निशाना बन चुका है, शिकार हो चुका है। कैशियो की टांग में हल्का जख्म था जो कि रोड्रिगो ने उसको दे दिया था, लेकिन यहाँ पर रोड्रिगो मारा जाता है। रोड्रिगो की मरते हुए आवाज़ को सुनकर वहाँ पर ओथेलो आता है और वो सोचता है कि चलो इसका तो काम हो गया कैशियो का। कैशियो तो वहाँ से भाग निकला था, लेकिन वहाँ पर लाश अंधेरे में पड़ी हुई थी रोड्रिगो की। दूसरी ओर ओथेलो जाता है, अब चूंकि उसको मारना है डेस्टिमोना को, डेस्टिमोना के चैम्बर में जाता है, कमरे में जाता है और उसको बोलता है कि प्रेयर करो, खुदा को याद करो, है ना, प्रार्थना करो। अब ये सब बातें कुछ अजीब थी क्योंकि उससे पहले ओथेलो ने कहा था कि आज एमिलिया को घर भेज देना। एमिलिया वैसे तो उसके पास ही रहती थी, लेकिन उसने कहा था, अब एमिलिया घर गई हुई थी तो डेस्टिमोना बड़ी खुश थी कि ठीक है भाई ओथेलो आज रात को साथ रहेंगे, अच्छा लग रहा था उसको। लेकिन अचानक ही ओथेलो आते हैं और सब कुछ चेंज है, उनका मूड, उनका एक्सप्रेशन सब कुछ चेंज है और वो कहते हैं कि प्रार्थना करो, खुदा को याद करो, हो सकता है तुम्हारी आखिरी प्रार्थना हो। डेस्टिमोना समझ जाती है और बहुत गिड़गिड़ाना शुरू करती है, परेशान हो जाती है और अपनी जान की भीख मांगने लगती है कि ओथेलो ये सब क्या है, क्या हो गया है तुम्हें, मेरे से क्या गलती हो गई, मुझे कुछ तो बताओ। इस तरह की बातें करती है, लेकिन एक ओथेलो है कि उसको कुछ बताने के मूड में नहीं है, ठीक है। ये बहस इतनी हो जाती है, ओथेलो चुप है और डेस्टिमोना परेशान है कि ओथेलो इस पर जो है इतना गुस्सा है ओथेलो के अंदर कि वो एक तकिया उठाते हैं और डेस्टिमोना को मार डालते हैं। तकिए से मारा है डेस्टिमोना को। ये क्वेश्चन आ जाता है कि डेस्टिमोना को किस तरह से मारा, कत्ल करा किस तरह से मारा, तो उसको उसने तकिए से मारा, उसके मुंह पर तकिया रख दिया था जिससे डेस्टिमोना की डेथ हो जाती है।
दूसरी ओर सीन चल रहा है रोड्रिगो की मौत का। इस खबर को लेकर जो है एमिलिया, जो कि इयागो की वाइफ थी, वो डेस्टिमोना के पास आती है फौरन, कि डेस्टिमोना को जाकर सब बताया जाए कि क्या हुआ है अभी। जैसे ही वो डेस्टिमोना के पास जाती है, वहाँ पर ओथेलो को देखती है, ठीक है। अब वो देखती है कि डेस्टिमोना तो मरी हुई है, ठीक है। और फिर वो सारी सच्चाई ओथेलो को बताती है, उससे पूछती है कि तुमने डेस्टिमोना को क्यों मारा। ओथेलो उसको बताता है कि अब किसी काम की नहीं थी, इसने बेवफाई की, ठीक है। तो इस बात की सच्चाई, रुमाल की सच्चाई वो जो है ओथेलो को बताती है कि रुमाल का तो देखिए वो तो मैं ही लेकर यहाँ से गई थी, कोई कैशियो नहीं लेकर गया था यहाँ से। ये सब बातें वो उसको बता देती है ओथेलो को। इन बातों को जानकर जितना परेशान अब तक ओथेलो था, उससे भी ज़्यादा परेशान अब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वाइफ डेस्टिमोना, जिसको वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसको उसने एक गलत फैसला लेकर मार डाला है, ठीक है। अब वो चैलेंज करता है इयागो को चैलेंज करता है, दोनों में ड्यूएल होती है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसमें इयागो थोड़ा जख्मी भी हो जाता है, ठीक है। अब इनकी जंग के बीच में आ जाती है एमिलिया, ठीक है, जो कि ओथेलो की तरफ से बोल रही थी कि मार डालो इस जालिम आदमी को, इसने डेस्टिमोना को मरा दिया, इसने रोड्रिगो को मरवा दिया है, कैशियो की पोस्ट इसने छीन ली है, तो इसको मारो। ये बात वो कर रही थी और ये दोनों जंग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह से एक इयागो का जो एक हमला था वो एमिलिया पर होता है, जो उसके तलवार थी वो एमिलिया को लगती है और एमिलिया भी वहीं पर मर जाती है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स मर रहे हैं, तो ये ट्रेजेडी हो रही है। इयागो को जख्मी हालत में देखकर दूसरे लोगों ने उनको छुड़वा दिया है, ठीक है, और ओथेलो को अलग कर दिया गया है इयागो से। ओथेलो को अब जो है ड्यूक के सामने पेश होना था, गवर्नर के सामने पेश होना था, तो उसकी तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से सुनवाई होगी। ओथेलो को अलग रखा गया है। अब जब उसको अलग रखा गया था, दिमाग से इतना परेशान हो गया था ओथेलो, इतना बेचैन हो गया था, एक तो डेस्टिमोना को याद करके, एक उसके साथ में नाइंसाफ़ी को लेकर, और अपने दोस्त कैशियो की पोस्ट, जो कि इतना ट्रस्टेड दोस्त हुआ करता था, उसको उसकी पोस्ट से उसने जो है हटा दिया है। इन सब चीज़ों को लेकर उसके दिमाग में चल रही थी, और सबसे बड़ी बात तो डेस्टिमोना थी जो उसके दिमाग में चल रही थी, ठीक है। और ये उसका गुस्सा इतना बढ़ गया, बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही तलवार से अपने आप को मार डाला, कत्ल कर लिया उसने अपने आप को, ठीक है। तो इसका किस्सा भी ख़त्म, ओथेलो का किस्सा भी ख़त्म हो जाता है। अब बचा है इयागो दोस्तों, जो है उसको सुनवाई के लिए जाना है कोर्ट के, जो है गवर्नर के सामने, ड्यूक के जो है सीनेट में जाना है, और जहाँ पर उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। अब बचा कैशियो, तो कैशियो को साइप्रस के गवर्नर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।